So welcome to the first part of our chapter number 10 Indian Economy. हमने इससे पिछले वीडियो सेशन में इस पूरे चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन ले लिया था कि कैसे हमारा चैप्टर 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें इस वीडियो सेशन में हम फर्स्ट पार्ट का कवरेज कॉम्प्रिहेंसिवली करने वाले हैं। यानी कि 1947 के पहले पूरा समय जो था, उस समय भारत की इकोनॉमी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पीरियड्स क्या थे और इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें की गई थी, ये हमें इस फर्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करना है। बल्क में तो हमारा डिस्कशन ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी का ही होने वाला है, लेकिन उससे पहले का भी थोड़ा सा डिस्कशन आपके सिलेबस में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। इसका मतलब हम इस टॉपिक को भी एक तरीके से 3 हिस्सों में तोड़ रहे हैं। एक एंशियंट इंडिया, पुराना इंडिया, 2000-3000 साल पुराना एंशियंट इंडिया। एक 200 साल पहले जो ब्रिटिश रूल की शुरुआत हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और तीसरा ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी कि एक फेज हम ले रहे हैं 1757 के पहले का, दूसरा फेज ले रहे हैं 1757 से लेके 1857 तक का, एंड तीसरा फेज ले रहे हैं 1857 से लेके 1947 तक का। तो पहले फेज से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम हमारे इस टॉपिक के अंदर। फर्स्ट एंड 17th सेंचुरी एडी में भारत को दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी माना जाता था। आपने यह भी सुना होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वी हैव अ रिच हिस्ट्री, जिसमें भारत की इकोनॉमी की रिचनेस कई जगहों पे बताई हुई है। अलग अलग हिस्टोरियंस ने, अलग अलग ट्रैवलर्स ने जो भारत ट्रैवल किए करते थे, ऐसा कहते थे कि भारत सेल्फ रिलायंट था, प्रॉस्पेरस था। मतलब हमारे पास काफी रिसोर्सेज थी और हम आत्मनिर्भर थे, हमें दूसरों पे निर्भर होने की जरूरत नहीं थी। और आज का भारत है, हम वापस आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा माना जाता था कि भारत के पास 25% to 33% ऑफ वर्ल्ड का वेल्थ था। इसीलिए दुनिया के ज्यादातर लोग भारत ढूंढने निकलते थे, जैसे कोलंबस भी भारत ढूंढने इसीलिए निकले थे, हालांकि उन्होंने डिस्कवर अमेरिका कर लिया था। तो 25% to 33%, दैट इज 1/3 to 1/4 ऑफ द वेल्थ वाज विथ इंडिया ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा माना जाता था। हमारा स्ट्रक्चर कैसा था? सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस थे और शहर भी थे, दोनों स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते थे, जिन्हें कॉमर्स के लिए यानी बिजनेस के लिए, पिलग्रिमेज के लिए यानी तीर्थ वगैरह के लिए, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मतलब देश चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जो विलेजेस के मुकाबले सिटीज थे, वो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देते थे विथ रिगार्ड टू ऑक्यूपेशन, ट्रेड और पैसे कमाने के लिए, जो आज भी लॉजिकल है कि विलेजेस और सिटीज में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको सिटीज में मिलती है। हमारे यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर था, लेकिन ये डिवीजन ऑफ लेबर रेस, क्लास और जेंडर के बेसिस पे बनाया हुआ था। जो हम जानते हैं ट्रेडिशनल भारत का इतिहास रहा है, क्षत्रिय अलग हो गए, अलग अलग क्लासेस बनाए हुए थे जेंडर के बेसिस पे, जिसके बेसिस पे लोगों को काम दिया जाता था, जिसकी वजह से एक इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाता था कि इकोनॉमिक स्टेटस यानी पैसा कितना है कितना नहीं, और सोशल स्टेटस ये भी कि सोसाइटी में आपका कितना रिस्पेक्ट किया जाएगा। ये सारा डिफरेंशिएशन इसी वजह से था। हमेशा से हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ही डोमिनेंट रहा है। हम पहले भी कृषि प्रधान देश थे, आज भी कृषि प्रधान देश है। ये ट्रेडिशनली चला रहा है बिकॉज ऑफ आवर क्लाइमेट। हमारा जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वो हमेशा एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते आया है। बट ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि हम हमेशा से सिर्फ एग्रीकल्चर में ही थे। हम एग्रीकल्चर के साथ साथ आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन जो अच्छे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाते थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे, उसके लिए भी जाने जाते थे। यानी पुराना भारत, एंशिएंट भारत was not only agriculture, it was a blend of agriculture and industries. हम ये सोचे कि हमारे यहाँ पर सिर्फ एग्रीकल्चर था, हमेशा से ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिफोर ब्रिटिश वी हैड बोथ, हमारे पास दोनों थे। हम मैन्युफैक्चरिंग करते थे, हैंडीक्राफ्ट बनाते थे और पूरी वर्ल्ड वाइड मार्केट के लिए फाइनेस्ट मटेरियल क्रिएट करते थे, अच्छे से अच्छे मटेरियल क्रिएट करते थे। ये जो पूरी हम एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं, ये एक इकोनॉमिक फिलॉसफी पे है, जिस इकोनॉमिक फिलॉसफी का नाम है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अर्थशास्त्र। Arthashastra is the ancient economic philosophy of India. It is the most oldest document available, formal document available, जिसमें कैसे इकोनॉमी को चलाया जाता है उसका पूरा का पूरा ब्यौरा दिया गया है। ये रिसेंटली डिस्कवर की गई थी आर्कियोलॉजिकली, जो 3rd या 4th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा को बिलोंग करती है। बिफोर कॉमन एरा मतलब हम बहुत सालों पुरानी बात कर रहे हैं। ये तब का डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट चाणक्य ने बनाया था। आपने ये नाम कई बार सुना होगा पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, क्योंकि उन्हें पहला इकोनॉमिस्ट भी कहा जाता है इस एंशिएंट भारत का। तो चाणक्य का दूसरा नाम था कौटिल्य, या दूसरा नाम था विष्णुगुप्ता।
तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि ये डॉक्यूमेंट कौटिल्य या फिर चाणक्य ने 4th सेंचुरी BCE में बनाया था, जिससे पॉलिटिकल फिलॉसफी उनकी क्या थी, कैसे देश चलाया जाएगा, कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा, कैसे इकोनॉमी चली जाएगी, वो सब उन्होंने इसके अंदर लिखा था। जिस डॉक्यूमेंट को, जिस बुक को हम अर्थशास्त्र कह रहे हैं, इट इज द अर्लीस्ट नोन ट्रीटीज। ट्रीटीज इज जस्ट अ फॉर्मल ट्रीटी जिसके अंदर सारी बातें लिखी जाती है। तो आज हम जो पढ़ते हैं चाणक्य नीति, ये सारी बातें बहुत पुरानी है, जो एंशिएंट इकोनॉमिक फिलॉसफी का पार्ट है। इनफैक्ट इसी किताब से, इसी ट्रीटी को रीड करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मौर्यन एम्पायर की एस्टैब्लिशमेंट की थी। चंद्रगुप्त मौर्य और आगे बिंदुसरा, ये जो पूरी की पूरी लीनिएज थी, जो आपने कभी हिस्ट्री में पढ़ी होगी, ये सब इसी किताब से बनाई गई थी। इसके अंदर डायरेक्टिव्स थे कि कैसे किसी किंगडम को चलाया जाता है और कैसे पॉलिटिकल कंसर्न्स को सॉल्व किया जाता है। इट वॉज नॉट ओनली अबाउट वेल्थ, खाली पैसे की बात नहीं थी, लोगों का भला कैसे किया जाए, यानी वेल्थ एज वेल एज वेलफेयर, दोनों की बात की जाती थी। इट वॉज द साइंस ऑफ अर्थ, जिसका मतलब हो गया कि कैसे ह्यूमैनिटी को सर्वाइव करने के लिए रास्ते ढूंढे जाएं, कैसे वेल्थ और लैंड को मैनेज किया जाए। तो द फोकस वाज ऑन मेंटेनिंग एंड यूजिंग लैंड, यानी इसके अंदर एग्रीकल्चरल इनिशिएटिव्स और कैसे उस पर टैक्स लगाया जाएगा फॉर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस, वो सब का डिस्कशन किया गया था। ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी एरिया था जिसमें पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मिलिट्री, डिप्लोमेसी, फंक्शन ऑफ द स्टेट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ कवर किया जा रहा था। ट्रू किंगशिप एक वर्ड है जो इन्होंने यही डिफाइन किया था कि एक ट्रू किंग वो होता है जो अपनी देश की प्रजा के लिए काम करता है, अपने किंगडम की प्रजा के लिए काम करता है और इन सब मुद्दों को ध्यान में रखता है, उसे ट्रू किंगशिप बोली जाती है। किसी भी अच्छी इकोनॉमी को चलाने के लिए इसमें लिखा गया था 7 इंपॉर्टेंट MCQ, 7 वाइटल एलिमेंट्स हो जाएंगे। ये 7 वाइटल एलिमेंट्स क्या हो गए? किंग, मिनिस्टर, फार्मलैंड्स, फोर्ट्रेसेस, ट्रेजरी, मिलिट्री एंड एलीज, ये सब मिलते हैं तब जाके हम कहेंगे कि पूरी की पूरी किंगडम रन की जाती है एक प्रॉपर तरीके से, जिसे ट्रू किंगशिप कहा जाता है। ये हमारी एंशिएंट इकोनॉमिक फिलॉसफी थी, अर्थशास्त्र। यहां पर से मैं उम्मीद नहीं करता बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो पूछे जा सकते हैं वो फैक्चुअल है। फैक्चुअल है वो क्या क्या ध्यान में रखने में एक बार रिपीट कर देता हूं। 1st एंड 17th सेंचुरी के बीच इंडिया को रिच वेल्दी कहा जाता था। दूसरा, जब हम इस फेज का डिस्कशन करते हैं जिसे हम भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं, तब कहा जाता था कि भारत के पास अराउंड 25% टू 33% ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ थी, इसीलिए पूरी दुनिया भारत पे कब्जा करना चाहती थी। अर्थशास्त्र जो एंशिएंट इकोनॉमिक फिलॉसफी है वो चाणक्य ने बनाई थी, कौटिल्य ने 4th सेंचुरी BCE में, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य की मौर्यन एम्पायर का फाउंडेशन ले किया था, जहां इन्होंने हर बात समझाई थी कि कैसे मटेरियल वेलबींग किया जा सकता है लोगों का लैंड और वेल्थ का इस्तेमाल करके, जिसमें खाली वेल्थ की बात नहीं की गई, वेल्थ के साथ साथ वेलफेयर की भी बात की गई। ट्रू किंगशिप कैसे अचीव की जाएगी वो यहीं पे कवर किया गया, जिसके अंदर 7 वाइटल एलिमेंट्स की बात की गई है। तो ये एक बेसिक फॉर्मल डॉक्यूमेंट हो गया जो आज भी मॉडर्न इकोनॉमिक्स का आधार बनता है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स शुरू ही इस अर्थशास्त्र के डॉक्यूमेंट पे की गई थी, जो अर्लीस्ट नोन ट्रीटीज अवेलेबल है हमारे पास हमारे रिच इतिहास में। ये आपका एक फेज का डिस्कशन हो गया, जितनी बातें बताई उतनी ध्यान में रखनी है, दैट्स इट, सिंपल सा कवरेज है। अब हम आ जाते हैं 17th सेंचुरी के बाद, यानी 18th 19th सेंचुरी में, जब हम ब्रिटिश राज और ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, तो यूरोपियंस यानी ब्रिटिश हमारे देश में एंट्री लेने लग गए। इनका एक फेज हम पढ़ते हैं 1757 टू 1858, जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, उससे मुगल अंपायर खत्म हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में ट्रेडर्स आए थे। और 1858 तक ये कन्वर्ट होकर पूरी तरह से भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट बन चुकी थी, जिसे हम कॉलोनियल एम्पायर कहते हैं। ये जो हिस्टोरिकल लीगेसी है ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, ये भारत के डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। आज भी भारत की इकोनॉमी में जो भी बातें हैं वो सब शुरू ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से ही की जाती है। पहले हम बात कर लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, फिर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करेंगे। जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो ये क्लैरिफाई हो जाता है पहले कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमारे देश में 18th सेंचुरी के एंड में शुरू हुआ। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह बढ़ाई गई, रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स वगैरह के प्रोडक्शन वगैरह बढ़ाने की शुरुआत की गई। नॉट बिकॉज ब्रिटिश हमारी इकोनॉमी डेवलप करना चाहते थे, बिकॉज वो ब्रिटेन की इकोनॉमी को सपोर्ट करना चाहते थे। इस वजह से हुआ क्या, इन्होंने हमारे देश को मैन्युफैक्चरिंग देश से रॉ मटेरियल बनाने वाला देश बना दिया, यानी हमारे फॉरेन ट्रेड का पूरा नेचर ही बदल गया ब्रिटिश रूल की वजह से। हम जो आर्टिस्टिक और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाते थे, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करके एक वर्ल्ड वाइड मार्केट में बेचते थे, वो इन्होंने खत्म कर दिया।
खत्म कैसे किया? थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी यानी इन्होंने कहा भारत से अगर फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट होंगे तो वह हैवी टैरिफ पे होंगे, 200% टैक्स लगाया जाएगा उसके ऊपर, और अगर रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया जाएगा तो उस पर मिनिमम टैक्स होगा या जीरो टैक्स होगा। इससे नॉट ऑटोमेटिकली हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तबाह हो गई एंड हमारे यहां पर रिवर्सल हो गया। रिवर्सल हो गया फ्रॉम एक्सपोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज बनाई गई, हैवी टैरिफ लगाया गया, और इस तरीके से हम ब्रिटेन को रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने लगे और फिनिश गुड्स ब्रिटेन से इंपोर्ट करने लग गए। इंडियन गुड्स लॉस्ट देयर कॉम्पिटिटिवनेस, हम मार्केट से गायब हो गए। इसकी वजह से हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्ट्स की भारी गिरावट हो गई, वो बनने ही बंद हो गए। ये सारी पॉलिसीज की वजह से भारत में ब्रिटिश के इंटरेस्ट सर्व होने लग गए, भारत की इकोनॉमी के इंटरेस्ट सर्व होने बंद हो गए। जो पैटर्न था वो पूरी तरह से शिफ्ट हो गया। शिफ्ट क्यों हो गया? क्योंकि हमारे देश के लोग अब वेस्टर्न गुड्स खरीदने लग गए, क्योंकि सारी चीजें इंपोर्ट होने लग गई थी, स्वदेशी चीजें बंद हो गई थी। इसीलिए कभी आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा स्वदेशी मूवमेंट भी रन किया गया था आजादी के दौरान, क्योंकि हमारे यहां पर वेस्टर्नाइजेशन होने लगा था और बाहर के प्रोडक्ट्स आने लग गए थे और पैटर्न में एक शिफ्ट आने लग गया था। हमारा पूरा का पूरा जो बैलेंस था विलेज इकोनॉमी का, वो डिस्ट्रॉय हो गया। जो हमने डिवीजन बनाया हुआ था इकोनॉमिक एंड सोशल बेसिस पे, कल्चर, रेस, ये सब डिस्ट्रॉय होने लग गया। तो जो एक ब्लेंड था एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट का, वो खत्म हो गया। नतीजा क्या रहा? लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, लोग बेरोजगार हो गए, सारी जमीनें टूटने लग गई, यानी कि सब डिवीजन होने लग गया, क्योंकि सबको अपनी अपनी जमीनें बेचनी पड़ गई। इसकी वजह से लैंड होल्डिंग्स फ्रेगमेंट होने लग गई, चीप मशीन मेड गुड्स इंपोर्ट होने लग गए, और वो भी वो टेस्ट एंड फेवर के जो ब्रिटेन पसंद करते थे, ना कि हम पसंद किया करते थे। जो लैंड टेन्योर का सिस्टम था वो आ गया, जमींदारी सिस्टम, यानी कि मालिक कोई होगा और काम उस पर कोई और करेगा। इस तरह से ब्रिटिश जमींदार बनने लग गए, या जमींदारों के थ्रू लगान कलेक्ट करने लग गए और फार्मर्स को परेशान करने लग गए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक कंडीशंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस, जिसपे आमिर खान ने मूवी बनाई थी लगान, वो पूरी जमींदारी सिस्टम पे ही बनी हुई है। एक्सेसिव प्रेशर आ गया जमीन पे, क्योंकि जमींदार लोग ज्यादा रेंट मांगने लग गए, एंड इसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए थी वो नहीं आई। लैंडलॉर्ड गायब है, लैंडलॉर्ड है नहीं, जो फार्मर है वो काम कर रहा है बट उसको किसी तरह का सपोर्ट नहीं है, वो पूरी तरह से डेट में आने लग गया, और एक्सप्लॉइटेटिव मनी लेंडर्स इसका फायदा उठाने लग गए, हैवी रेट चार्ज करने लग गए, जिसकी वजह से पूरा इंडियन एग्रीकल्चर तबाह हो गया। द होल बॉटम लाइन इज एग्रीकल्चरल सेक्टर भी तबाह हो गया, और साथ साथ में हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी खत्म हो गई। अब हम आ सकते हैं थोड़ा 1850s के बाद वाले एरा पे। ये जो डिस्कशन हमने किया वो 1757 से 1850s वाले एरा का किया। समराइज करें तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान में रखना है? जमींदारी सिस्टम आ गई, इंडियन एग्रीकल्चर कोलैप्स कर गया, जो हमारा बनाया हुआ बैलेंस था एग्रीकल्चर हैंडीक्राफ्ट का वो खत्म हो गया, जो हमने डिफरेंशिएशन किया हुआ था लेबर के अंदर, डिवीजन ऑफ लेबर, वो सब खत्म हो गया। लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट होने लग गई, क्योंकि हर चीज को डिस्क्रिमिनेट टैरिफ पॉलिसी के तहत हमने मैन्युफैक्चरिंग बंद करके रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया भारत को, कि भारत ब्रिटेन की इकोनॉमी को फीड करेगा, यहां से रॉ मटेरियल जाएगा, ब्रिटेन की इकोनॉमी में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, फिनिश गुड्स बनेंगे और वो फिनिश गुड्स भारत इंपोर्ट किए जाएंगे। इस तरीके से भारत सस्ती चीजें एक्सपोर्ट करने लगा, महंगी चीजें इंपोर्ट करने लगा, हमारा पूरा ढांचा ही गिर गया, एग्रीकल्चर का भी और हैंडीक्राफ्ट का भी। ये हुआ 1850s तक। 1850s के बाद थोड़ा फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन शुरू हुआ, क्योंकि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट आ चुकी थी और अब ईस्ट इंडिया कंपनी को हम आगे बढ़ के तीसरे फेज में आ चुके हैं। हमारे देश में इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस थोड़ी मिड 19th सेंचुरी में आनी शुरू हुई। अब यहां कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आएंगे। सबसे ज्यादा बोलबाला कॉटन और जूट का रहा। उसके पीछे रीजन है कि ये जो डेक्कन प्लेटू है उसकी जो ब्लैक सॉइल है वो कॉटन के लिए बहुत सूटेबल है, इसलिए आज भी आप देखोगे तो गुजरात और महाराष्ट्र में कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की भरमार है। और दूसरा जूट, जो बंगाल का पूरा एरिया है, इट इज रिच इन जूट रिसोर्सेस, इसीलिए दुनिया में जूट के मामले में भारत आज भी टॉप 2 देशों में आता है, बांग्लादेश और इंडिया। एक समय पे बांग्लादेश भी तो बंगाल का ही पार्ट था। ये 2 टॉप नाम आते हैं। तो कॉटन एंड जूट में धीरे धीरे 19th सेंचुरी में इंडिया ने थोड़ा ग्राउंड कवर करना शुरू किया। कॉटन मिल इंडस्ट्री इंडिया में स्पीड पे ग्रो कर रही थी कि उस वक्त भारत की 5वीं पोजीशन आ गई थी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पिंडल्स। स्पिंडल्स होते हैं जिसपे रोल किया जाता है कॉटन को, तो 9 मिलियन स्पिंडल्स थे हमारे पास 1930s में। तो ये पोजीशन याद रखनी है, 5th पोजीशन इन टर्म्स ऑफ कॉटन।
और वहीं जूट की बात करें तो कलकत्ता बंगाल में जूट लार्जेस्ट इंडस्ट्री हो गई, हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री हो गई। इसके अलावा भी कुछ इंडस्ट्री आ गई, ब्रूइंग, पेपर मिलिंग, लेदर मेकिंग, मैचेस, राइस मिलिंग, ये सब चीजें भी आने लग गई। हैवी इंडस्ट्रीज जिसमें आयरन इंडस्ट्री 1814 में एस्टैब्लिश की गई थी, ये इंपॉर्टेंट डेट रहेगी, ये आपको ध्यान में रखनी है। 1814 में एस्टैब्लिश की गई थी आयरन इंडस्ट्री, जो 1930 में आयरन प्रोड्यूस करने के मामले में भारत को 8वीं पोजीशन पे ले आया। तो कॉटन में 5th पोजीशन, आयरन इंडस्ट्री में 8th पोजीशन, जिसमें आयरन इंडस्ट्री 1814 में पहली सेटअप करनी शुरू की गई थी। इससे भारत ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे धीरे धीरे पहुंचने लग गया कुछ इंडस्ट्रीज। इनफैक्ट बिफोर द ग्रेट डिप्रेशन, यानी कि ग्रेट डिप्रेशन ऑफ जर्मनी जो 1929 में स्टार्ट हुआ था, उससे पहले भारत दुनिया की 12वीं सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री बन चुका था। इसमें सबसे बड़े फैक्टर्स हो गए थे इंग्लिश प्रोड्यूसर्स वगैरह का आना, पॉलिसी फॉर्मुलेशन वगैरह करना। हालांकि इतना सपोर्ट भी नहीं किया जाता था भारत की इंडस्ट्रीज को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ब्रिटेन को डेवलप करना था, ना कि इंडिया को डेवलप करना। इतना सफिशिएंट नहीं था कि हमारे लोगों को हम रोजगार दे सकें। तो ऐसे सुनने में तो 12th लार्जेस्ट हो गया, बट उससे इतना बेनिफिट नहीं हो रहा था जितना होना चाहिए था, या जो हमारा पोटेंशियल था, क्योंकि हमने कहा एंशिएंट इंडिया में तो हम दुनिया में 1 नंबर पे आते थे। यहाँ कुछ फैक्ट्स और नंबर्स दिए हैं, ये नंबर्स आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी रीडिंग के लिए है कि फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत कम था। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसका शेयर पूरे जीडीपी में सिर्फ 7% था। ये नंबर्स आपके लिए एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। आपके लिए रेलेवेंट जो नंबर्स हैं वो मैंने आपको बताए, वो आपको ध्यान में रखने हैं। ये हमारा 1947 तक पहुंचते पहुंचते प्री इंडिपेंडेंस का सिचुएशन था। तो ये हमने हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, प्री इंडिपेंडेंस। एग्जाम एंगल से ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, ये रीजनेबली इंपॉर्टेंट था। यहां से एक आध एमसीक्यू पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाए, जो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल होगा कि ब्रिटिश राज कब शुरू हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का टेन्योर क्या है, एंशिएंट इकोनॉमिक फिलॉसफी हमारी क्या है। 1814 में आयरन इंडस्ट्री एस्टैब्लिश की गई थी। आयरन इंडस्ट्री के मामले में हम 8th पोजीशन पे आ चुके थे। कॉटन इंडस्ट्री के मामले में हम 5th पोजीशन पे आ चुके थे। वहीं स्पिंडल्स की बात करें तो 9 मिलियन स्पिंडल्स हमारे यहां क्रिएट हो चुके थे। एंड दुनिया की 12th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री बन चुकी थी हमारी भारत, जस्ट बिफोर ग्रेट डिप्रेशन। लेकिन स्टिल जितना हमारा पोटेंशियल था इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जो हम थे बिफोर ब्रिटिश एरा, उसके सामने हम कहीं नहीं रह गए, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही थी इन फैक्ट्रीज में वो उतनी हो ही नहीं रही थी जिससे हमारा भला हो सके। यानी देयर वाज अ लॉट ऑफ स्कोप अपार्ट फ्रॉम कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का जो बेस सेटअप किया गया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर हो गया, प्री इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे और कंटिन्यू करेंगे विद द डिस्कशन ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी 1947 से लेके 1991 के अंदर क्या किया गया।